नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है और हम उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपने अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो पूछता है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एचएएस का एग्जाम क्यों ना हो, जो स्टैंडर्ड वहाँ पर रहता है उसी स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको याद हैं तो क्वेश्चन चाहे स्टेटमेंट में पूछा जाए, क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा कर मैच करने को पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए आपका गलत नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे ताकि आपको हर एक फैक्ट अच्छे से याद रहे। पहले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप इन द मेंस रिकर्व इवेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी में जो है वो विश्व कप में पुरुषों की जो रिकवर स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। अब देखो ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो जीता गया है, तो ये अपने देश भारत के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्चरी में वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो जीता गया है, तो ये इंडिया के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट एक इवेंट बन गया। हम बात करते हैं कि इंडिया ने जब यहाँ पर इस इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता तो किसी ना किसी टीम को डेफिनेटली हराया यहाँ पर होगा। अब देखो किसी ना किसी टीम को जब यहाँ पर हराया होगा तो कौन सी टीम को हराया, तो साउथ कोरिया को जो है वो यहाँ पर हराया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, साउथ कोरिया को हराया है और इंडिया ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया के अलग अलग तीरंदाजी के जो है वो प्लेयर हैं, आपने ध्यान रखना है, जैसे कि धीरज हो गए, तरुणदीप राय हो गए, प्रवीण जाधव हो गए, ये जो है वो इंडिया के अलग अलग प्लेयर हैं। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं और ये कौन सी आर्चरी गेम से जो है वो संबंध रखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने पहली बार ये मेडल जो है ये जीता है, पहली बार ये इवेंट जो है वो अपने नाम किया है। हम बात करते हैं कि खेलों से जुड़ा हुआ क्या कोई क्वेश्चंस हमने पहले भी जाना है, तो हमने पिछली बार ही जाना था कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जो दिया गया है लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी में जो कि मैड्रिड में हुई थी, तो वो किसको दिया गया है 2024 में? नोवाक जोकोविक को जो है वो दिया गया है। नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? तो ये सर्बिया कंट्री के जो है वो प्लेयर हैं, उनका नाम भी ध्यान रखना। तो ये लास्ट एडिशन में ही उत्तीर्ण सीरीज की हमने जाना था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु रिसीव्स द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। बोलते हैं कि प्रतिष्ठित जो किस एक मानवतावादी पुरस्कार है वो 2021 का दिया गया है, अभी 2024 में दिया गया है, परंतु दिया किसको गया है? अब देखो ये अवार्ड तो 2021-24 में दिया गया है, परंतु है ये अवार्ड 2021 का। तो आपने ध्यान रखना है कि ये दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा जी को, ऑप्शन बी जो है, इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। चलो ठीक है कि रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया है। इनको पहले भी अलग अलग अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। और हम बात करें अगर कि इंडिया में हमने कोई और भी ऐसा इंपॉर्टेंट अवार्ड अभी रिसेंटली पढ़ा था, तो लास्ट एडिशन की ही मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो इससे पहले वाला एडिशन था उसमें हमने जाना था कि यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर, ये अवार्ड जो है वो किसने जो है वो जीता है? तो 5 कैंडिडेट जो टूर्नामेंट हुआ उसमें यंगेस्ट जो मेल चेस प्लेयर का खिताब गया वो डी गुकेश को जो है वो गया। डी गुकेश इंडिया के हैं और आनंद शर्मा के बाद इन्होंने ये अवार्ड जो है ये जीता है, अपने नाम जो है ये किया है। ये आपने ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि मैलकॉम एडिशिया अवार्ड 2023 का दिया गया है, वो किसको दिया गया है? उत्साह पटनायक को जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो उत्साह पटनायक का अवार्ड नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हो गए हमारे अलग अलग अवार्ड से रिलेटेड। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हो गया रतन टाटा जी को? हमने यहाँ पर जान लिया कि जो मैलकॉम एडिशिया अवार्ड 2023 का दिया गया है उत्साह पटनायक को जो है वो दिया गया है। हमने जान लिया कि जो यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर बने हैं अभी वो कौन बने हैं? वो डी गुकेश जो है वो बने हैं, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, पीछे का भी रिवाइज हो गया और आगे का अभी का भी हमने थोड़ा सा जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी थार इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट नीलगिरी थार जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चलाया गया है? अब देखो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी थार के बारे में, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने जो है ये 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो अभी लॉन्च किया है।
अब देखो वैसे तो ये प्रोग्राम 2022 में जो था वो लॉन्च किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों ये लॉन्च किया गया था, क्यों इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी था जस्ट लाइक एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट इन प्रोजेक्ट्स की तरह हो गया। इसमें क्या था, इसमें जो नीलगिरी थार है उनकी जो स्पीसीज़ हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ उनकी आती हैं तो उनको जो है वो क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। री इंट्रोड्यूस जो है वो नीलगिरी थार को जो है वो किया जाएगा, उनके जो हिस्टोरिकल हैबिटेट हैं वहाँ पर किया जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है ये किया, ये आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी जो है वो पढ़ा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने पढ़ा है कि 1992 में जो था वो एलिफेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था। हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी जो है वो पढ़ रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, 1973 में वो लॉन्च किया गया था। अप्रैल 1 1973 को उसको लॉन्च किया गया था ताकि टाइगर्स को जो है वो कंजर्व किया जा सके। टाइगर की पॉपुलेशन आपको पता है, ह्यूमन अगर हमें जानने को मिलता है ये कि जब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलती है तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत बार हमें देखने को मिला है कि कम हो रही है धीरे धीरे। तो इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी एक बार चलाया गया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो था वो कब चलाया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को कब लॉन्च किया गया था तो 1975 में क्रोकोडाइल को कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। इसमें जो 3 रेयर क्रोकोडाइल स्पीसीज थी जैसे कि फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल हो गया, सॉल्ट वाटर का क्रोकोडाइल हो गया, उनको कंजर्व करने के लिए जो था ये चलाए गए थे। तो इतना यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हर्षित कुमार बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं कि हर्षित कुमार किस खेल से जो है वो संबंधित हैं। देखो हर्षित कुमार जो है वो अभी चर्चा में थे, परंतु कौन सी खेल से जो है ये संबंधित हैं ये आपने ध्यान रखना है। हर्षित कुमार की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हैमर थ्रो गेम से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हैमर थ्रो गेम से ये संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें और भी कुछ इनके बारे में जानने को मिलेगा कि क्यों ये चर्चा में जो है वो अभी आए। अभी ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। जो 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो जीता था, इसलिए जो था ये चर्चा में जो था वो आई। ठीक है जी। तो हर्षित कुमार के द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो हैमर थ्रो में जीता गया है। और ऋतिक भी हैं, ऋतिक के द्वारा जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है, सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर जीता गया है इनके द्वारा। देखो वो कोई भी प्लेयर हो गया, चाहे नेशनल लेवल का हो गया, इंटरनेशनल लेवल का हो गया, उनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं टाइम टाइम पर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये वुमेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया था, तो ये अरना सबलेंका के द्वारा जो था वो जीता गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा जीता गया था, वो पूछ लेगा कि अरना सबलेंका जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। तो वो बेलारूस कंट्री के लिए खेलती हैं और उनके द्वारा जो था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का टाइटल महिलाओं की श्रेणी में जो था वो जीता गया था। एक आपने वो ध्यान रख लेना है। साथ में आपने स्टार्टिंग में ही हमने जाना था नोवाक जोकोविक के बारे में। इसी तरह हमारे पास अभी तक अलग अलग प्लेयर्स रह चुके हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो फुटबॉल के सुनील छेत्री हो गए, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा जो है हो गए, नीरज चोपड़ा जो है वो किस गेम से संबंधित हैं, तो भाला जो फेंकते हैं, भाला फेंक से जो है वो संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा, उनका आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैरी कॉम हो गया, मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जो है संबंधित है। मैरी कॉम का नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये सारे नाम हो गए, एग्जाम में पूछा जाए कुछ भी तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। तो बोलते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, सही बात है। अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज जो हमारे पास मनाए जाते हैं वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे पढ़ा, तो यहाँ से आप जान लीजिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो 26 अप्रैल को मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम 2024 में रखी गई थी IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SDG बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये थीम इसकी रखी गई थी, थीम भी इसकी इम्पोर्टेंट है, ये थीम भी आपको पता होने चाहिए। मतलब आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट डेज अगर कहीं पर लिखे हैं तो वहाँ पर इसकी थीम और ये कब मनाया जाता है वो आप ज़रूर ऐड कर लें। हम बात करते हैं अप्रैल में हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे जो हैं वो अभी तक पढ़ रखे हैं।
अप्रैल महीने में देखो कुछ एक तो मैंने टेलीग्राम पर क्विज की फॉर्म में भी डाले थे, कुछ एक की हम जान लेते हैं। 7 अप्रैल को हमने पढ़ा था वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है, वो हमने पढ़ रखा है। हमने जो है वो पढ़ रखा है कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, वो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को, वो हमने पढ़ा था। हमने वर्ल्ड अर्थ डे पढ़ा था 22 अप्रैल को। हमने वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को पढ़ा था, और 21 अप्रैल को जो था वो हमने कौन सा डे पढ़ा था, सिविल सर्विसेज डे भी जो था वो पढ़ा था। उसी तरह वर्ल्ड मलेरिया डे भी मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को एनुअली जो है वो मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ये 25 मई अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट डे मई अप्रैल महीने के आएंगे, तो वो अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डे आपको एक साथ ही नोट कर लेने हैं। टेलीग्राम पर देखना, कुछ क्यूजीज आपको पहले के मिल जाएंगे अभी थोड़े दिन पहले में ही, तो वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम आपको बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेयर वॉज 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग मैटर हेल्ड्स। तो बोलते हैं कि सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च जो पदस्थ अधिकारी होते हैं उनकी 12वें नंबर की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बैठक की गई आयोजित। तो ये कहाँ पर की गई, ये बैठक जो है वो कहाँ पर हुई। देखिए ये बैठक की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर ये बैठक जो था वो हुई, तो ये रशिया में हुई, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जो था ये हुई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बैठक जो था वो हुई। अब देखो ये 12th नंबर की एडिशन हुई, रशिया में जो था ये हुई, और इंडिया की तरफ से जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उनके द्वारा जो था वो यहाँ पर जो था वो पार्टिसिपेट किया गया, या फिर उनके द्वारा जो था वो यहाँ पर भाग लिया गया। यहाँ पर क्या बात की गई, यहाँ पर बात की गई जो जो मिसयूज़ हो रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेररिज्म के लिए, क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। और इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए गए जो देश की सिक्योरिटी के लिए जो है वो खतरा कभी कभी बने होते हैं, तो उन मैटर्स को जो था वो यहाँ पर डिस्कस किया। ये पता चल गया कि 12वें नंबर की ये मीटिंग थी, सेंट पीटर्सबर्ग में ये हुई। इंडिया की तरफ से जो था वो किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सारी बातें कॉमन सी हैं, इन कॉमन सी क्वेश्चंस को जो है ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ भी पूछा जाए गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं वेयर वॉज द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बिगिन। तो आर्चरी वर्ल्ड कप, हमने अभी आर्चरी के बारे में पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। तो आर्चरी वर्ल्ड कप जो बोलते हैं ये 2024 में हुआ, ये कहाँ पर जो है वो हुआ। तो 2024 का ये आर्चरी वर्ल्ड कप जो था वो चाइना के संघाई में हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चाइना के संघाई में ये हुआ, चलो सही बात है कि चाइना के संघाई में ये हुआ, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले ही जो है वो जान चुके हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर ओलंपिक गेम्स को जो है वो साथ में जोड़ेंगे कि ओलंपिक गेम्स जो है वो कब कब होती हैं, या फिर अब कहाँ पर होंगी, कौन सी सिटी होस्ट करेगी। देखो अभी ना कौन सी गेम्स होगी, अभी 2024 में समर ओलंपिक्स जो है वो होंगे। समर ओलंपिक्स जो है वो जुलाई महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त तक जो है वो चलेंगे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। और पेरिस में जो है ये होंगे समर ओलंपिक्स, ये आपने ध्यान रखना है। ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि 2 नंबर आपके पक्के हो सके, चाहे वो एलाइड का एग्ज़ाम हो चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो। अगर हम बात करें पीजीटी के पेपर की, तो पीजीटी पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम का शेड्यूल लगभग आ चुका है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पीजीटी जैसी नौकरी लेने की नहीं मिलेगी। पीजीटी ऐसी नौकरी है जो कॉलेज कैडर के बाद दूसरे नंबर पर आती है टीचिंग की लाइन में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। देखिए पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज आपके पास है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आप में आएगी, और परफेक्शन के साथ आप पेपर 1 जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आपको आएगी। ठीक है जी, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जो है वो आप अवेल जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ओलंपिक गेम्स की कि इनकी होस्ट सिटीज़ जो है वो कौन कौन सी रही। देखो एक समर ओलंपिक्स होती हैं, एक विंटर ओलंपिक्स होती हैं। हम बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से समर ओलंपिक्स की। ठीक है जी, समर ओलंपिक्स की ही हम बात करेंगे अभी कि ये 2024 में जो होंगी तो कहाँ पर ये होंगी, कौन सी सिटी इनको होस्ट करेगी। 2024 में ये समर ओलंपिक्स होंगी पेरिस में, ये आपने ध्यान रखना है कि 2024 में ये पेरिस में होंगी। इससे पहले ये 2020 में हुए थे समर ओलंपिक्स, तो इससे पहले जब 2020 में हुए थे तो जापान टोक्यो में जो था वो इनको होस्ट किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक तो डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा 2024 का कि कहाँ पर ये होंगे, कुछ भी पूछ लेंगे आगे पीछे करके। अगर ये नहीं पूछना हो तो मैच करने को देंगे, पूछ लेंगे 2016 का, 2020 का, 2024 का और उसके बाद
4 साल बाद फिर से 2028 का। 2016 में कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में जो था ये हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 में हमने पढ़ लिया टोक्यो में जो था वो ये हुआ था, या फिर टोक्यो ने इसको होस्ट किया था। 2024 में अभी पेरिस जो है वो इसको होस्ट करेगा, 100% श्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो अभी। 2028 की अगर हम बात करें तो 2028 में ये लॉस एंजल्स में जो है ये होगा, ये आपने ध्यान रखना है 2028 का भी। तो ये समर ओलंपिक्स के बारे में आपको पता चल गया कि कब कब ये होंगे, कहाँ कहाँ पर ये होंगे, और कब कब हुए थे वो भी आपने जान लिए। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन बनेंगे आगे आने वाले टाइम में वो हम यहाँ पर कवर भी कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज पूरी लहर इन अप्रैल 2024। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2024 में किस रक्षा बल ने जो है वो अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन जो था वो किया था। ये पूर्वी लहर है, यहाँ पर देखो पूर्वी लहर एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं ना, कि ये पूर्वी लहर एक्सरसाइज किसके द्वारा 2024 में होस्ट की गई, तो 2024 में ये एक्सरसाइज जो था वो होस्ट की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा एक्सरसाइज होस्ट की गई, और इसमें कुछ नहीं, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है हमारी उसी को लेकर जो है चेक किया जाता है, ताकि हमारी शिप्स हो गई, सबमरीन हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, स्पेशल फोर्सेज हो गई, वो तैयार हैं या नहीं हैं इसके लिए, तो वही सब देखा जाता है। परंतु हम अलग अलग एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक्सरसाइज डस्ट लिंक पढ़ी है, उसका 5th एडिशन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो था वो अभी हुआ था, तो वो उज्बेकिस्तान में ही देखने को मिला था। गगन शक्ति एक्सरसाइज हमने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स ने जो था वो जैसलमेर में जो था वो की थी, जैसलमेर जो कि राजस्थान में जो है वो पड़ता है। हमने टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज 2024 में देखी थी, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई, और ईस्टर्न सी बोर्ड में जो था ये हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और हमने एक और एक्सरसाइज पढ़ी है, एक्सरसाइज लमाइती, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ चाहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन। LAMITIYE, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज लिमाइती एक्सरसाइज जो है वो 2024 में हुई थी। 2024 में ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, इंडिया और साइचेल्स आइलैंड के बीच में जो था ये हुई थी। साइचेल्स आइलैंड आपने ध्यान रखना है, इसके बीच में जो था ये हुई थी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये पता होना चाहिए ये लमाइती एक्सरसाइज जो था वो किस किस के बीच में हुई थी। बाकी आपने अलग अलग एक्सरसाइजेज जो है वो जान ली कि कौन कौन सी कंट्रीज इन एक्सरसाइजेज को जो है वो अभी तक कर चुकी हैं। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास एक्सरसाइजेज की, पर हर एक को अभी रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने वो रिवाइज कर ली है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया बस यही याद रख लें, ये भी बहुत है। अगले क्वेश्चन में देखिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर 1 में देखो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में कुछ भी पूछा जा सकता है, और पता है कि 10-20 नंबर के क्वेश्चन या फिर 10-20 क्वेश्चन जो हैं वो जियोग्राफी के पूछे जाएंगे, एलाइड सर्विसेज में भी, HAS में भी। तो क्यों हम इस चीज़ को जो है वो लाइटली लें, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे जैसा पेपर 1 में किया जाता है कवर। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया इज़ कॉल्ड, तो बोलते हैं कि यूरेशियन जो रीजन है हमारे पास, उसके जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर देखो हम बात करते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो वहाँ के हैं उनको किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो उनको जो है वो जाना जाता है स्टीपी नाम से, STEPPE। ऑप्शन बी स्टीपी नाम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। अब देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप नोट कर लें। ग्रासलैंड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेगा कि ये जो स्टीपी ग्रासलैंड है ये किस प्रकार का ग्रासलैंड जो है वो आता है। तो देखो ये यूरोशियन रीजन और सेंट्रल एशियन रीजन का जो है वो ग्रासलैंड है, और ये जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड की श्रेणी में जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पर ये डाउन भी आता है, डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये प्रेरियर भी आता है, ये जो है वो कौन से रीजन का है, तो ये जो है ये प्रेरियर जो है नॉर्थ अमेरिकन रीजन का जो है वो ग्रासलैंड आता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पैम्पास भी आता है, ये पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना रीजन का जो है वो आ जाता है। तो ये अलग अलग ग्रासलैंड्स हमारे यहाँ हमारे वर्ल्ड में, हमारे मैप में हमें अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। और देखो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गए, ब्राज़ील में एक कैंपोस ग्रासलैंड है, वेनेजुला का लानोस ग्रासलैंड है, ईस्ट अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड है। वो ग्रासलैंड्स भी आपने साथ में ध्यान रखने, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। एग्जामिनर कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन गलत फिर नहीं होगा। ठीक है जी, टेम्परेट ग्रासलैंड का पता चल गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का पता चल गया। बस इतना आप ध्यान रखें। जैसे कि
जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है वो इक्वेटर के एक साइड पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिक्स तक जो है वो फैले हुए हैं। यहाँ पर हमें वेजिटेशंस देखने को मिल जाती हैं कि मॉडरेट लेवल पर जो है वो होती हैं, और रेनफॉल जो है यहाँ पर हमें मॉडरेट टू लो लेवल पर ही देखने को जो है वो मिलती है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये चीज़ें जो है इस तरह के एनिमल जो है वो यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो जो मिड लैटिट्यूडल जो जोन्स है ना वहाँ पर वो पाए जाते हैं, और इनमें जो है हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड बिफेलो हो गया, इस तरह के एनिमल जो हैं हमें यहाँ पर देखने को जो है वो मिलते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के एनिमल जो हैं वो अलग अलग ग्रासलैंड्स में फिर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछा जाए तो उसके लिए तैयार रहना। इस तरह के क्वेश्चन आप एलाइड सर्विसेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज में तो देखो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, और जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होंगे वो सभी की प्रिपरेशन सिर्फ एलाइड की टेस्ट शीट से हो जाएगी, जहाँ पर जीके पूछी जाती है अच्छे लेवल पर। और एलाइड का एग्ज़ाम ही एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से करवा देता है। और ऑनेस्टली अगर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में देखने को मिलेगी और परफेक्शन देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर मेड अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल बाय। तो बोलते हैं कि ये जो वर्ड हैं हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं हमारे, जैसे कि समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द हो गया, ये हमारे प्रियम्बल में जो है वो ऐड किए गए हैं। बस कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड किए गए हैं ये जो है वो यहाँ पर बताने को कहा गया है। प्रियम्बल में ओरिजिनली ये वर्ड हमें देखने को नहीं मिलते। अगर हम प्रियम्बल की बात करें, इनको बाद में चलकर जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो ऐड किया गया था। तो 42nd ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन शब्दों को यहाँ पर ऐड किया गया। प्रियम्बल की ही अगर हम बात करते हैं तो प्रियम्बल में हमें देखने को मिलता है कि सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन शब्दों की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि सिटीजन्स के बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। सोशलिस्टिक हो गया, सेकुलर हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से ईयर की थी? 1976 की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक हमारे प्रियम्बल में जो है वो डेट भी दी गई है, तो उसमें डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, ये दी गई है अडॉप्ट करने की डेट। तो 26 नवंबर 1949 आपने ध्यान रखना है। ये डेट भी जो है वो इम्पोर्टेंट डेट है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी प्रियम्बल तो आपको पता होना ही चाहिए। प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया का वो प्रियम्बल जो है वो सारी लाइंस आपको याद होनी चाहिए, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर वैसे मैंने आपको अलग अलग शब्द बता ही दिए हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो सारे शब्द वहाँ पर। सिटीजन्स के बाद जस्टिस, जस्टिस भी अलग प्रकार का है। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी भी अलग तरह की है, लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो सारी इक्वलिटी जो है वो दी गई है। फ्रेटर्निटी की बात की गई है, तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि हमारे प्रियम्बल में जो है उन चीज़ों का मेंशन जो है वो अच्छे से किया गया है। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं प्रोबोबो सुबियांटो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि प्रोबो सुबियांटो जो है वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो थी वहाँ पर हमने डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ा था, बताया था कौन सी कंट्री के जो है ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। क्यूजीज फिर से कंटिन्यू कर दिए जाएंगे और डेफिनेटली वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ से भी प्रैक्टिस होगी टेलीग्राम पर। और टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट लिंक्स वहाँ पर, हर एक PDF आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।